जी, शोभना जी, ऑल योर्स। थैंक यू सुधीर जी, थैंक यू सेरेनिटी ग्रुप, मुझे ये मौका देने के लिए। और पहली बार है कि किसी ए मीटिंग में मैं अकेले शेयर कर रही हूँ, तो थोड़ी सी नर्वस भी हूँ। और जैसे कि मुझे पता चला कि मुझे इस चैप्टर पर शेयर करना है, तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई कि मतलब मैं किस तरीके से शेयर करूँ, क्या बोलूँ। फिर बाद में मुझे समझ में आया कि फिर मैं करने लगी हूँ। मुझे सिर्फ अपने एक्सपीरियंस रखनी है एज ए वाइफ। जो जो कुछ भी, सॉरी मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना भूल ही गई। हाय, आई एम शोभना, ए ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड मेंबर ऑफ एलेनॉन। और मैं सचमुच बहुत आभारी हूँ ईश्वर की कि मैं एक एलेनॉन की सदस्य हूँ। और ईश्वर ही है जो मुझे इस प्रोग्राम में लेके आया है। तो मैं अपनी बात आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो मुझे जब पता चला कि मुझे इस चैप्टर पर शेयर करना है, तो मैं सोचने लगी कि मैं क्या शेयर करूंगी, किस तरीके से शेयर करूं मैं। तो सुधीर जी ने बाकी सब हिस्ट्री तो बता ही दी है कि बिल डब्ल्यू जी के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है। और एलेनोन संस्था जिसकी मैं सदस्य हूँ, ये 13 साल बाद आई है ये चैप्टर लिखने के। तो मैं थोड़ा सा इस चैप्टर की कुछ लाइन पढ़ूंगी, उसके बाद मैं अपनी शेयरिंग, अपने एक्सपीरियंस बताऊंगी कि एज ए वाइफ किस तरीके से मैं पहले थी। और इस चैप्टर को जब मैंने पढ़ा ना, और पहले भी मैं पढ़ चुकी हूँ, तो बहुत कुछ रिलेट मैं कर पाती हूँ इस चैप्टर से। बहुत कुछ मुझे समझ में आता है कि वाकई में पत्नियों की कंडीशन पहले भी वही थी और आज भी वही है। और मेरी कंडीशन भी पहले वही थी। जो इस चैप्टर में एक एक शब्द मैं रिलेट कर पाती हूँ जब मैं ये चैप्टर पढ़ती हूँ, कि सच में किस तरीके की चीजों से हम पत्नियां गुजरी हैं। और ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर सिर्फ पत्नियों के लिए है। जो कोई भी इस शराबीपन की बीमारी से पीड़ित है, फैमिली के मेंबर, उन सबके लिए ये चैप्टर है। अकेले पत्नियों, क्योंकि अकेले अल्कोहलिक पुरुष ही नहीं होते हैं, स्त्रियां भी होती हैं। तो इसमें जेंडर जैसा कोई वो नहीं है कि अकेले पुरुष, महिलाएं पीड़ित हो सकती है, पुरुष भी पीड़ित हो सकते हैं। तो ये चैप्टर हम सबके लिए है। तो मैं थोड़ा सा रीड करूंगी, और उसके बाद फिर मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, जो कुछ भी मैंने अब तक पहले देखा और एलेनॉन में आने के बाद जो मुझे समझ में आया, इस चैप्टर से जो मुझे समझ में आया, और एलेनॉन ने मुझे क्या क्या दिया, और मैं क्या क्या ले पा रही हूँ और अपनी प्रोग्रेस कर पा रही हूँ। और प्रोग्राम परफेक्शन का नहीं है, प्रोग्रेस का है। तो मैं एक एक दिन के हिसाब से वो कर रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा रीड करूंगी। अल्कोहलिक एनोनिमस भाईचारे के मेंबरों की पत्नियां होने के नाते हम चाहते हैं कि आप भी महसूस करें कि जिस प्रकार से हम समझ सकते हैं, वैसे शायद ही कोई अन्य समझ सके। हम अपनी की हुई गलतियों का विश्लेषण करना चाहते हैं। हम आपको ये एहसास करवाना चाहते हैं कि कोई भी परिस्थिति इतनी ज्यादा मुश्किल, एक सेकंड, कोई भी कोई भी परिस्थिति इतनी ज्यादा मुश्किल और कोई भी दुख इतना ज्यादा बड़ा नहीं होता जिस पर काबू न पाया जा सके। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमने एक बहुत कठिन रास्ता पार किया है। बहुत लंबे समय तक हम चोटिल, गर्व, मायूसी, आत्मदया, गलतफहमी और डर से घिरी रही है। ये खुशगवार साथी नहीं। इन सब ने हमें भावुक, हमदर्दी और करवाहट से भरी रंजिश तक पहुंचा दिया है। हम में से कुछ सदा ये आशा करती हुए एक सिरे से दूसरे सिरे तक भटकती रही कि शायद किसी दिन वे जिनसे हम प्यार करती हैं, एक बार फिर अपने को संभाल लेंगे। हमारी निष्ठा और इस इच्छा ने कि एक दिन हमारे पति भी दूसरों की तरह अपना सर उठाकर जी सके, हमें हर प्रकार की कठिनाई में डाल दिया। हम निस्वार्थी और आत्म बलिदानी रही हैं। हमने अपने अपने अभिमान और पतियों का सम्मान बचाने के लिए अनेक बार झूठ बोले। हमने प्रार्थनाएं की, विनती की, धैर्य बनाए रखा। हम कभी बहुत सख्ती से पेश आए और कभी हमें दूर भी होना पड़ा। हमने पागलों वाली हरकतें की। तो जैसा कि इस चैप्टर में लिखा है, इन लाइन्स में लिखा है, वह सब मेरे साथ भी हुआ। जब मैं प्रोग्राम में नहीं थी और धीरे धीरे अल्कोहल जब जीवन में आ रही थी, तो जैसे जैसे बॉटल ज्यादा ज्यादा हावी हो रही थी, वैसे वैसे मेरे डर भी बढ़ रहे थे। और प्रोग्राम का कुछ भी पता नहीं था, ना मुझे पता था, ना मेरे हस्बैंड को पता था। और कम से कम 10-12 साल अल्कोहलिज्म का वो पीरियड चला हम दोनों की लाइफ में। और मैं यही सोचती थी, इस चैप्टर में आगे लिखा है कि इतना अच्छा इंसान, और जब ये शराब पी लेता है तो उसको क्या हो जाता है।
क्योंकि मेरे अल्कोहलिक सच में बहुत प्यार करने वाले इंसान, बहुत केयरिंग नेचर के इंसान है। और मैं बस यही सोचती रहती थी, मैं मतलब उनसे कहती भी थी कि आप ये शराब मत पिया करो, जब आप ये शराब पी लेते हो तो आप एक अलग इंसान बन जाते हो और मैं आपको नहीं पहचान पाती कि आप कौन हो। और इतने सारे फियर, इतने सारे क्वेश्चन, दिन पे दिन डर डर बढ़ते गए, अस्पतालों के चक्कर लगने लगे हम लोगों के। और बहुत सारे डरों में मैं जीने लगी और मेरा ध्यान सिर्फ अपने अल्कोहलिक पर ही रहने लगा कि मुझे ऐसा लगता था कि कुछ भी हो जाए, मैं बस इस इंसान को ठीक कर दूं। क्योंकि एज ए वाइफ मुझे यही लगता था कि मेरी ड्यूटी है, मुझे ही करना है। और कहीं ना कहीं अपने पर से फोकस हट गया था और ये लगने लगा था कि ये शायद मैं, कुछ तो ऐसा है, कुछ तो कमी है जो मैं पूरी नहीं कर पा रही हूँ और इसीलिए शायद ये ज्यादा पीने लगे हैं। मैं अपने आप को कहीं ना कहीं कारण समझती थी। और इसमें जैसे लिखा है ना कि अभिमान, और कहीं ना कहीं ईगो भी मेरे अंदर बहुत था। और वो मेरा ईगो ना उठ उठ के बाहर आता था कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, मुझे ऐसा लगता था कि मैं परफेक्ट हूँ और ये शराब अगर हमारी जिंदगी से चली जाती है तो सब कुछ हमारे जीवन में परफेक्ट हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। ये शराब ही है जो हर चीज, मतलब प्रॉब्लम इसी से क्रिएट हो रही है अगर ये शराब पीना छोड़ देंगे तो। और कहीं ना कहीं वो कारण रीजन थी, ऐसा नहीं है कि शराब रीजन नहीं थी, वो सबसे बड़ा कारण थी। बट ये था कि खुद पे से फोकस हट गया था, सामने वाले पे पूरा फोकस, घरों में जिंदगी जी रही थी, बच्चों पर कोई ध्यान मेरा नहीं रहता था। और जैसा कि इसमें 4 प्रकार बताए गए हैं, अल्कोहलिक 4 टाइप के होते हैं। तो थोड़ा थोड़ा ना मैं उनमें से सबसे रिलेट कर पाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों से। कि अस्पतालों के चक्कर हम लोगों के लगने लगे थे, कहीं भी हम प्रोग्राम में जाते थे तो रंग में भंग होता ही था। अभी का मैं एक इंसिडेंट शेयर करूंगी, बहुत सालों बाद अभी हमारे घर में एक शादी हुई और पहली बार ऐसा हुआ कि बहुत शांति और सुकून के साथ वो शादी कंप्लीट हुई। पहली बार ऐसा हुआ कि घर में सिर्फ एक इंसान ऐसा था जिसने ड्रिंक नहीं की थी और वो बिना ड्रिंक के पूरी तरीके से एंजॉय कर रहा था। और मेरी पूरी फैमिली एंजॉय कर रही थी उस चीज को। और मतलब मैंने ईश्वर को और इस फेलोशिप को, दोनों फेलोशिप को इतना धन्यवाद दिया ना कि अभी 5 तारीख को वो शादी थी और हम लोगों ने बिना शराब के मतलब एंजॉय किया, उन्होंने एंजॉय किया। कैसे, मतलब जैसे उनका भाई बोल रहा था कि बिना शराब के क्या एंजॉय कर पाएंगे अगर नहीं पिएंगे तो, बट उन्होंने भरपूर एंजॉय किया। सिर्फ वो एक इंसान ऐसा था जिसने शराब नहीं पी थी और वो सिर्फ ईश्वर और इन दोनों फेलोशिप की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। तो, तो वही था कि बच्चे भी आज शांति से रह पाए। तो मैं सब उन सब चीजों से रिलेट, सॉरी कोई आ गया था, उन सब चीजों से मैं रिलेट कर पाई। और जैसे कि मैं अपना पुराना थोड़ा सा बताऊं कि जब धीरे धीरे शराबीपन हम लोगों के जीवन में आया तो जिंदगी बहुत बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गई थी, हम लोग दोनों में झगड़े होने लगे थे, मेरा फोकस बच्चों पर नहीं था। एज ए वाइफ जो कुछ मैं कर सकती थी सब कुछ मैंने किया, साम दाम दंड भेद जो कुछ मेरे से हो सकता था मैंने सब कुछ ट्राई किया। मैंने उनको मैनिपुलेट किया, मैंने उनको धमकाया, मैंने उनको कस्में दी, बच्चों की कस्में दी। बट मुझे शराबीपन एक बीमारी है ना, ये जानकारी नहीं थी कि एक बीमारी है। मैं तो मतलब एज ए वाइफ जो मुझसे हो सकता था, जो उस वक्त मुझे सही लगता था, मैं बस वो करती थी। क्योंकि मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, कोई नहीं था, बस सब लोग ये बोलते थे कि हो क्या रहा है तुम दोनों के बीच में, प्रॉब्लम क्या है तुम दोनों के बीच में, क्यों ये इतना पीने लगा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं उनके शराबीपन के लिए। और फिर मैं और जोर शोर से मेहनत करने के लिए लग जाती थी, मेरी कंट्रोलिंग और ज्यादा चालू हो जाती थी कि अब मैं ऐसे कंट्रोल कर लूं तो ये नहीं पिएंगे। मैं उनके बोतलें छिपाने लगी थी, मैं उनमें पानी मिला के रख दिया करती थी। मतलब कोई तो तरकीब हो जो काम में आ जाए। तो हम दोनों के बीच ना एक वो खेल जैसा चलता था। वो सोचते थे कि मैं पीऊं कैसे और मैं सोचती थी कि मैं छुड़ाऊं कैसे। एक कंपटीशन हो गया था और उस कंपटीशन में अब मैं अपने आप को बिल्कुल भूल गई थी कि मैं शोभना कौन हूँ। मैं एक इंडिविजुअल इंसान हूँ, एक वाइफ के अलावा भी मैं कुछ हूँ। ये सब चीजें ना मैं भूल गई थी। मेरे बच्चे मेरे को दिखते नहीं थे, मैं अपने हस्बैंड के पीछे पीछे भागती रहती थी। और उन्होंने अपने आप को इतना अकेला कर लिया था कि वो एक कमरे में आके बैठ जाते थे, टाइम हो जाता था पीने निकल जाते थे, उनको किसी से कोई मतलब नहीं रह गया था। मैं सिर्फ उनके पीछे भागती रहती थी कि अब ना पिए, कोई तो तरकीब ऐसी मिल जाए मुझे कि कुछ तो ऐसा हो जाए कि ये इंसान शराब पीना छोड़ दे। मतलब फुल फोकस उस शराब पर ही था मेरा, और कहीं नहीं था। और
लीवर थर्ड स्टेज पर आ गया। ऐसे ही चलता रहा, स्थितियां बिगड़ती गई, सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा था। कोई भी तरकीब मेरी काम नहीं आ रही थी, कुछ भी काम नहीं आ रहा था। मेरा विश्वास 1000 बार टूटा। मैंने बच्चों की कस्में दी। मैं सोचती थी कि शायद बच्चों से इतना प्यार करते हैं तो समझ जाएंगे। बट जब वो नहीं मानते थे ना, तो मेरे अंदर एक घृणा का भाव पैदा हो जाता था कि यार कैसा इंसान है, इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या, मतलब कैसे कैसे हुआ है ये, इनको बच्चों की तक इम्पोर्टेंस नहीं है, ये अपने बच्चों का इम्पोर्टेंस भी वो भी कसम तोड़ रहे हैं। फिर मैं इनसे कहती थी अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो नहीं पियोगे, बट वो फिर पी के आ जाते। तो एक इतना एंगर, इतना रिजेंटमेंट अंदर भर गया था ना कि ऐसा लगता था कभी कभी कि छोड़ के चले जाओ। बट वो कहीं ना कहीं प्यार था जो उस इंसान को कभी छोड़ने नहीं दिया। कभी छोड़ के मैं जा नहीं पाई। हजारों बार कहा कि मैं छोड़ के चली जाऊंगी जब तुमको पता चलेगा, बट उस सबसे कुछ होता नहीं है ना, कुछ हुआ। तो इस तरीके से जीवन चल रहा था। लीवर थर्ड स्टेज पर आ गया था। डॉक्टर के केबिन में हम लोग जाते थे, अस्पतालों के चक्कर लगने लगे थे, और पूरे शरीर पे, मतलब पूरी बॉडी पे स्वेलिंग आ गई थी। और मेरे अंदर इतने ज्यादा डर बैठ गए थे कि मैं पूरी पूरी रातें उनकी सांसें चेक करती थी कि आज तो ये इंसान जिंदा है ना, आज तो ये ठीक है ना। और हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाते थे और वो कहता था कि आप 4 साल से ज्यादा जिंदगी नहीं रहोगे अगर आपकी यही कंडीशन चलती रही तो। और फिर और ज्यादा मेरे ऊपर डर हावी हो जाते थे। मैं फिर और ज्यादा, मतलब जो भी पागलपन, जो हरकतें पत्नियां करती हैं वो मैं करना स्टार्ट कर देती थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि बीमारी है और इससे कैसे डील करना है, किस तरीके से डील करना है, क्या करूं क्या नहीं करूं, ये सब चीजें मुझे कुछ भी नहीं पता था। जो मुझे ठीक लगा वो मैं करती गई। और फिर जब कंडीशन लॉकडाउन के टाइम बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, तो समझ में आया कि यार इस तरीके से तो ये रुकने वाले नहीं है। तो फिर जैसा कि इस बुक में भी आगे लिखा है कि संस्था में भेजा जाता है, ये किया जाता है, तो हमने भी वही किया। पूरी फैमिली के डिसीजन लिया कि इनको एक सेंटर में डाला जाए, क्योंकि इंसान उस समय सिर्फ मकसद ये था कि भाई ये शराब से दूर रहे और बच जाए, क्योंकि इनके बचने के कोई चांसेस नहीं लग रहे थे। बहुत बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन थी। पागलों जैसी हरकतें हो गई थी, बोलते बनता नहीं था, पूरे बॉडी पे स्वेलिंग आ रही थी, लीवर बिल्कुल खराब हो चुका था, और ये रुक ही नहीं रहे थे। सुबह 4 बजे से उठ के शराब पीने पहुंच जाया करते थे। और वो कंडीशन देख देख के ना मेरी भी कंडीशन, इतनी बाद में आके मुझे समझ में आया कि मैं, मेरे ऊपर क्या क्या प्रभाव डाला है इस शराबीपन ने। जैसा कि बोलते हैं कि एक फैमिली डिसीज है, तो मेरे ऊपर क्या इफेक्ट हुआ है इस फैमिली डिसीज का, वो मुझे इस प्रोग्राम में आने के बाद समझ में आया। उससे पहले मुझे समझ नहीं थी। उससे पहले तो मुझे ये लगता था कि मैं बस इनको सुधार दूं, ये ठीक हो जाए, ये सबसे दूर हो जाए, मैं ठीक हो जाऊंगी। बट वो सच नहीं है। बीमारी मेरे अंदर तक, सिर्फ एक बोतल नहीं थी मेरे हाथ में, बाकी वो बीमारी मेरे अंदर तक भी इतनी ज्यादा गहरी तरीके से असर की हुई थी कि मैंने अपने पागलपन जब एलेनोन में आने के बाद देखे ना, तो मुझे समझ में आया कि मुझे खुद पर काम करने की कितनी जरूरत है। उससे पहले मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मुझे काम करने की अपने ऊपर जरूरत है, कभी लगा ही नहीं। कभी ये किसी, मतलब कोई शायद कभी फील कराया भी हो तो गुस्सा आता था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे अंदर कोई कमी तुम निकाल पाओ। तो ये सब चीजें चल रही थी। उनको सेंटर में डाला गया और उसके बाद भी उनको वहां पर प्रोग्राम मिला, उनको वहां पर एक का मैसेज मिला। वो गॉड ग्रेस रही, मतलब वो सब मैं कहूंगी ना कि हमसे महान एक शक्ति, ईश्वर शायद उस समय भी मेरे कहीं ना कहीं मेरे साथ था। जो हमेशा मैं ईश्वर से कंप्लेंट किया करती थी कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो मेरे साथ। और मेरे फादर इन लॉ ना हमेशा एक बात बोलते थे कि इतनी पूजा पाठ करती है, इतना सब कुछ करती है, इसके बाद भी इसकी कंडीशन ठीक क्यों नहीं हो रही है। तो मुझे इतना बुरा लगता था। मैं सोचती थी कि लो अब मेरे, मतलब मैं पूजा करती हूँ, ईश्वर को मानती हूँ, उस चीजों पर भी सवाल उठ रहे हैं। पर ऐसा नहीं था, ईश्वर मेरे साथ था। और उन्होंने, मतलब मैं एक ऐसी जगह से हूँ जहाँ पे ए फेलोशिप का कोई मैसेज नहीं, एलेनोन का कोई मैसेज नहीं, और सबसे बड़ा मिरेकल कहते हैं ना, इस प्रोग्राम में आते हैं तो मिरेकल होते हैं। मेरे साथ उससे पहले मिरेकल हुआ। ये प्रोग्राम मेरे हस्बैंड को मिला और मेरे अंदर तो वही पागलपन चालू था। मैं सोचती थी कि मैं तो बिल्कुल सही हूँ, बस अब मैं नए तरीके खोजने लगी कि वो रिहैब में है, उसके आने के बाद अब क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे इनको कंट्रोल करूंगी, कैसे क्या करना है। वो सब कहानियां मेरे दिमाग में चलती रहती थी कि अब ये आ जाए तो इनको सुनाना है कि देखो आपने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं। और वही चीजें मैं पहले भी करती थी। रात में वो पी के आते थे, रात में मैं उनकी वीडियोस तैयार करती थी, सुबह मैं उनको दिखाती थी कि देखो आपने किया क्या किया है। मैं सोचती थी गिल्ट में जाएंगे तो शराब छोड़ देंगे। बट एलेनोन में आके मुझे पता चला कि
मैं वो सब कर रही थी जो मुझे नहीं करना था। मैं उनको गिल्ट में डाल रही थी, मतलब मैं उनको वो कंट्रीब्यूशन कहते हैं ना, कंट्रीब्यूट फोर्थ से हमको बताया जाता है कि तुम कंट्रीब्यूट कर रही थी, और मैं वो सब अनजाने में कर रही थी, मुझे नहीं पता था। मुझे उस वक्त बार बार बोल रही, जो सही लगता था मैं वो कर दी थी। तो मैं उनकी वीडियोस बना लेती थी, उनको नीचा दिखाती थी, उनसे कहती थी मुझे तुमसे नफरत हो गई है, वो मुझसे कहते थे कि मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत हो गई है, मेरे सामने से चली जाओ। और मैं बोलती थी यार ये इतना प्यार करने वाला इंसान देखो ये मेरी शक्ल से नफरत करने लगा है, क्योंकि मैं रोकती थी ना उनको। और शराबी को जो रोकता है वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है, तो मैं उस वक्त उनकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। तो जब वो रिहेब से आए और उनको वो प्रोग्राम मिला, और वो भी ईश्वर की कृपा रही कि ऑनलाइन मीटिंग स्टार्ट हुई उसी वक्त, और मेरे हस्बैंड को वो मीटिंग मिली, उन्होंने वो मीटिंग ज्वाइन की, वो अपनी मीटिंग करने लगे। बट मेरा पागलपन अपनी चरम सीमा पर था। मुझे अपनी सासू माँ ने कह दिया था अब उसका अच्छे से ध्यान रखना है, मतलब मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरा तो अब जन्म ही इन्हीं को सुधारने के लिए हुआ है। अब शायद पूरी जिंदगी ऐसे चली जाएगी ये सोचते सोचते कि एज ए वाइफ अब मुझे, मतलब वाइफ कम चौकीदार बन के शायद ज्यादा रहना है, कि अब इनका पूरी तरीके से ध्यान रखना है कि अब वापस ये ना पी लें। बट मेरे दिमाग में ये चीज चलती थी कि ऐसे लाइफ कैसे चलेगी ना, मतलब मैं कहाँ तक इनकी पहरेदारी करूंगी, ये कल को होटल पर भी जाएंगे, लोगों से भी मिलेंगे, वही लोग हैं वही जगह, कैसे बचा पाऊंगी इनको। क्योंकि दिमाग में तो वही था कि मुझे ही बचाना है, ईश्वर को बचाना है वो तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, मुझे ही करना है। वो दिमाग में था ना कि मैं ही तो कर रही हूँ, मुझे ही तो करना है, मैं ही अपने हस्बैंड की ईश्वर हूँ, मैं अपने बच्चों की ईश्वर हूँ, मैं सबकी ईश्वर हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। नहीं कर सकती वो थॉट तो दिमाग में था ही नहीं। और उस चक्कर में जब वो सोबर हो गए, वो मीटिंग करने लगे, बट मेरे पागलपन ना बिल्कुल अपनी, मतलब बिल्कुल प्रगाढ़ता कहते हैं ना, चरम सीमा पर चले गए, और ज्यादा पागल होने लगी। वो घर से बाहर निकलते, मैं सड़क में बाहर जाके खड़ी हो जाती, कहाँ चले गए कहाँ चले गए, मुंह सूंघना स्टार्ट कर देती जब कहीं से लौट के आते तो। और मतलब मुंह से कुछ नहीं कहती तो वो पागलों वाली हरकतें, कहीं नाखून चबाना, मतलब बहुत अजीब अजीब मेरे रिएक्शन होते थे। तो उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने एक काउंसलर से बात की, उन्होंने मुझे एल-एन-ओ मेंबर का नंबर दिया, और वहां से मेरी रिकवरी की जर्नी फिर स्टार्ट हुई। बहुत बहुत ईश्वर की कृपा मानती हूँ कि मैं एल-एन-ओ में आ गई, और ईश्वर ने मेरा साथ दिया कि मैं इस फेलोशिप में टिकी रही, और आज भी टिकी हूँ। क्योंकि मुझे पता है अभी जैसे 10-15 दिन मैंने मीटिंग नहीं की तो कल फिर से मेरे पुराने पैटर्न वापस आने लगे थे, कल फिर से मैं अपने हस्बैंड से झगड़ा करने लगी थी और उनको कुछ कुछ ताने मारने लगी थी। तो मतलब अगर इन मीटिंग से दूर होते हैं ना, जैसे कहते हैं कि अल्कोहलिक को कि अभी तुमको जीवन भर करना है, वैसे ही एक एल के साथ भी है कि तुमको अभी जीवन भर चलना करना है। क्योंकि अगर तुम मीटिंग, वो कहते हैं ना मीटिंग से हटे, मतलब सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वही हाल मेरे साथ भी है। मैं मीटिंगों से दूर हुई, मेरे पुराने पैटर्न मुझे तुरंत जकड़ लेते हैं, तुरंत मेरा दिमाग उल्टा उल्टा भागने लगता है, फिर मेरा वो सार्कास्टिक लैंग्वेज भी चालू हो जाती है, फिर मैं वो पुराने अपने रूप में भी चली जाती हूँ, फिर मुझे खुद पता नहीं रहता कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि अगर आज ये प्रोग्राम मुझे नहीं मिलता, और वो ईश्वर अगर मेरे ऊपर कृपा नहीं करता, ये फेलोशिप से मैं नहीं जुड़ी होती, तो आज मेरे घर की कंडीशन शराब ना होने के बाद भी कितनी बुरी होती। और जैसे कि हमारे उसमें स्वागत संदेश में भी लिखा है कि आध्यात्मिक सहायता के बिना शराबी के साथ रहना बहुत मुश्किल है। और ये बिल्कुल सही बात है। अगर एल-एन-ओ प्रोग्राम नहीं है तो मैं नहीं समझ सकती कि किस तरीके से मैं रह पाऊंगी, क्योंकि मैंने खुद के अंदर झांकना सीखा नहीं, प्रोग्राम ने मुझे खुद के अंदर झांकना सिखाया कि किस तरीके से तुमको इस बीमारी से डील करना है, किस तरीके से तुमको रहना चाहिए, कहाँ तुमको काम करने की जरूरत है, क्या तुमको करना है, क्या तुमको नहीं करना है, छोटे छोटे टूल्स जो प्रोग्राम ने दिए। और जब मैं, मतलब आई तो मैं इसी उद्देश्य से थी कि शायद मुझे कोई यहाँ पे बताएगा कि अब ये शराब की बोतल नहीं पकड़ेंगे। मैं एल-एन-ओ में आ गई हूँ ना, उद्देश्य मेरा वही था, स्टार्टिंग में आने का मोटिव यही था कि कोई मुझे बता दे कि भाई अब ये वापस से शराब की बोतल न उठाए और मेरा काम खत्म हो जाए। मैं थक चुकी हूँ, बहुत बुरी तरीके से थक चुकी हूँ, दिमाग में मेरे वही था। बट वो मेंबर मेरे से, जिस मेंबर से ही मैं जुड़ी थी, क्योंकि समझ में कुछ नहीं आता, दिमाग इतना भरा रहता है, इतना भरा रहता है स्टार्टिंग में कि कोई कुछ भी कहे ना सब ऊपर से ही निकलता है, सब ऊपर से निकल जाता है। बस मैं यही था कि मैं
आती रही सुनती रही ईयरफोन लगा के और कुछ नहीं। वो मेंबर मेरे से कहती थी कीप कमिंग बैक, आते रहो सब समझ में आने लगेगा। और वही हुआ कि मैं आती रही और मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि जो कुछ भी तुम कर रही थी ना वो सब गलत कर रही थी। मेंबर्स के टच में मैं बनी रही। जब भी मुझे गुस्सा, वो छोटे छोटे टूल्स जो बताते हैं कि गुस्सा आ रहा है, कुछ कहने की ज्यादा क्रेविंग हो रही है तो रुक जाओ, पॉज ले लो। बहुत कठिन होता था, बहुत कठिन होता था कि बहुत कुछ बोलने की इच्छा हो रही है, ऐसा लग रहा है सुना दूं, तुमने ये किया है, तुमने वो किया, बट नहीं सुनाना है। क्योंकि मुझे तो बोलने की आदत पड़ गई थी, सुनने की तो आदत थी नहीं, ना समझने की आदत थी। बट जब पता चला ना कि शराबीपन एक बीमारी है, मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं क्योर नहीं कर सकती, मैं इसका कारण नहीं हूँ। और कंट्रोल और केयरिंग में फर्क करना, मैं सोचती थी कि मैं केयर कर रही हूँ, पर वो मेरी केयर नहीं थी, वो कंट्रोलिंग थी। मैं सामने वाले को बिल्कुल अपने तरीके से चलाना चाहती थी। मैं सोचती थी कि वो मेरे तरीके से चले ना तो हमारी लाइफ बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। मैं अपने हाथों की, मतलब ऐसे कहते हैं ना, कठपुतली बनाना चाहती थी। मैं कहती थी आप सांस लो तो उसे आप सांस लेना चाहिए, ऐसा करो तो उनको वैसे ही करना चाहिए। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता था कि मैं बिल्कुल 100% सही हूँ, वो 100% गलत है क्योंकि वो शराब पीते। ये मेरी सोच हो गई थी। बट प्रोग्राम ने ना मेरी आंखें खोल दी। जब मुझे समझ में आया कि यार मैं कितनी गलत जा रही थी, कितनी गलत ट्रैक पर मैं थी, मैं सब कुछ वो कर रही हूँ जो मुझे नहीं करना था। और बहुत साहस लगा। एक बुक भी है हम लोगों के में, एलेनोन में, करेज टू चेंज। और सच में खुद को बदलने में बहुत साहस लगता है, बहुत करेज चाहिए खुद को बदलने के लिए। दूसरों को बदलने के लिए तो मैं हथियार लेके खड़ी हो जाती हूँ, तुम बदलो तुम बदलो। बच्चों से कहती हूँ तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। हस्बैंड से कहती हूँ तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। खुद के लिए खुद गलत कर रही हूँ वो मानने के लिए मुझे बहुत अपने आप से लड़ना पड़ता है कि हाँ तुम भी गलत हो सकती हो। बट प्रोग्राम में आके एज ए वाइफ क्या क्या मेरी ड्यूटी है, क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है, वो मैं समझ पाई। और फिर मेरी जर्नी वहां से स्टार्ट हुई। बहुत बहुत मतलब बहुत प्रोग्राम धीरे धीरे काम करता है, बात सही है। कई बार गिरते हैं, कई बार उठते हैं, बहुत बार अपने आप से बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है कई चीजों के लिए। और मैं सच बोलूं ना, मुझे तो जीवन जीना ही प्रोग्राम ने सिखाया है। उससे पहले मुझे नहीं आता था। मेरी मतलब अल्कोहलिज्म में के उसमें रहते रहते लैंग्वेज इतनी बेकार हो गई थी कि मैं कब क्या बोल देती थी मुझे भी नहीं पता रहता था। चार लोगों के बीच में भी मैं कुछ भी, मतलब मेरी लैंग्वेज बहुत सार्कास्टिक हो गई थी, बहुत गंदा मैं बोलती थी। कम्युनिकेशन मेरी बिल्कुल खराब हो चुकी थी। और मुझे हर वक्त ना, मैं एक गुस्से में रहती थी। बहुत लोगों से मैंने रिजल्टमेंट पाल रखी थी, बहुत लोगों से मुझे गुस्सा था, इसकी वजह से ऐसा, उसकी वजह से ऐसा, इसके कारण ऐसा हुआ है। हर इंसान में मुझे कमियां नजर आती थी। पर प्रोग्राम में ना मुझे अपने ऊपर फोकस करना सिखाया। मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ मैं सही हूँ, मुझे अपने अच्छे पॉइंट, बुरे पॉइंट प्रोग्राम में आके पता चले। और वो स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस मुझे इस प्रोग्राम में आके आई कि हाँ भाई, शराबीपन एक बीमारी है और उस बीमारी से कहीं ना कहीं मैं भी पीड़ित हूँ। हम सब पीड़ित है, परिवार के सदस्य। और मैं अगर कदम से कदम मिला के चलती हूँ एलेनॉन में, अगर मैं, जैसे वो ए में है, वो अपने फेलोशिप में काम कर रहे हैं, और अगर मैं एलेनॉन में रह के अपने काम से काम रखती हूँ तो हमारी लाइफ स्मूथली चलेगी। और सच कह रही हूँ, लाइफ प्रोग्राम में आने के बाद इतनी सुंदर हो गई ना, जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, कभी कल्पना नहीं की थी। हो सकता है मैं इस प्रोग्राम में नहीं होती एलेनॉन में तो लाइफ मेरी और खराब हो सकती थी। क्योंकि जब मेरे हस्बैंड, क्योंकि मुझे बीमारी की समझ नहीं होती ना, मैं समझ ही नहीं पाती कि एक बीमारी है और वो किस दर्द से, किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। जो इंसान 24 घंटे एक शराब की बोतल की गिरफ्त में था और अब वो उस बोतल को छोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसके अंदर कितनी तकलीफ हो रही होगी। वो तकलीफ मैं तभी समझ पाई जब मैं इस प्रोग्राम में आई, एलेनोन में आई, तभी मैं वो पीड़ा समझ पाई। नहीं तो मेरे अंदर वो समझ थी ही नहीं, मैं समझ ही नहीं पाती कभी अगर इस प्रोग्राम में नहीं होती। तो जब वो मीटिंग करते रहती थे, जब उन्होंने पूरे टाइम मीटिंग करते थे, कोविड का 2020 की बात है, एक के बाद एक मीटिंग, एक के बाद एक मीटिंग, एक के बाद एक मीटिंग, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आ सकता था अगर मैं मीटिंग से नहीं जुड़ती, यार ये क्या पागलपन है, अब इससे छूटे तो मीटिंग में स्टार्ट होगा, 24 घंटे मीटिंग करते। बट यहीं आके मैं समझ पाई कि यार उनके अंदर कितनी कितनी मेहनत, वो कहते हैं ना, करेज टू चेंज, कितना साहस वो कर रहे हैं, कितनी बड़ी हिम्मत का काम कर रहे हैं कि उस बॉटल से दूर रहने के लिए वो मीटिंग कर रहे हैं। तो वो एक्सेप्टेंस और एक्सपेक्टेशन अपनी कम रखना,
कि भाई मुझे अपनी एक्सपेक्टेशन कम रखना है उनसे, वो जो कर रहे हैं अपनी रिकवरी के लिए करें, मैं उनको छोड़ दूं, उनको करने दूं। तो वो मैं तभी कर पाई जब एलेनोर मेरे साथ था, मेरे मेंबर्स मेरे साथ थे, तभी पॉसिबल हो पाया मेरे लिए, वरना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि वो 24 घंटे मीटिंग करती रहे और मैं अच्छी पत्नी की तरह चुपचाप देखती रहूं। मैं दोबारा स्टार्ट हो जाती, मेरे वो पैटर्न वापस लौट कर आते। तो एलेनोर मेरे लिए इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वाइफ के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए, कि वो समझ पाते, एल्कोहलिक को समझ पाते हैं, मानसिकता समझ पाते हैं कि क्या है चीज के पीछे, रीजन क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। और आर्थिक फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा नुकसान किया उन्होंने, शराब पीने के दौरान बहुत सारे नुकसान किए। तो होता है ना कि जैसे जब वो रिहैब में थे तो मैं सोचती थी कि हो सकता है बंद हो जाएगी शराब, तो अब तो गाड़ी बिल्कुल पटरी पे आ जाएगी, वो सब कुछ कमाने जाने लगेंगे, सब अच्छा हो जाएगा और हम बहुत अच्छी सी जिंदगी जीने लगेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। उसके बाद असली जर्नी तो उसके बाद शुरू होती है, क्योंकि अब वो नहीं पी रहे हैं तो उनको और अच्छी तरीके से दिखने लगता है कि भाई उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, मैंने क्या किया है, मुझे भी और अच्छे से नजर आने लगती हैं आसपास की चीजें। क्योंकि उससे पहले तो अपने जीवन की अस्त व्यस्तता कभी नजर आई ही नहीं, उनका दिमाग भी पूरी बॉटल में था और मेरा दिमाग भी पूरी बॉटल में था। तो जब उस बॉटल की गिरफ्त से बाहर निकलते हैं ना, तो अपने आसपास की चीजों पर ध्यान जाता है कि भाई हमने क्या क्या किया है, क्या क्या कबाड़े हम लोग कर चुके हैं। और वो कहते हैं ना, तूफान के बाद जो कचरा, जो सब कुछ रह जाता है, तो वो एक दिन में सब कुछ ठीक नहीं होता। बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। मेरे अल्कोहलिक बहुत टाइम तक घर से बाहर ही नहीं निकले, बहुत टाइम तक घर से बाहर नहीं निकले। कई बार लोगों ने सवाल उठाए, कई बार लोगों ने कहा कि अभी घर से बाहर नहीं निकलते हैं, लोगों के बीच इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा, आगे की लाइफ कैसी होगी। बट प्रोग्राम था, मेंबर्स थे वो, और ए मेंबर भी थे। उन्होंने मुझे समझाया कि जो कोई भी जो कुछ बोल रहा है ना, उनको बोलने दो, क्योंकि लोगों के शब्दों का बहुत प्रभाव पड़ता है मेरे ऊपर। मतलब मैं ऐसी थी कि किसी ने कुछ बोल दिया ना, तो मुझे ऐसा लगता था इसने ऐसा क्यों बोला, मैं तो परफेक्ट हूँ, मेरी लाइफ परफेक्ट है, हम दोनों बहुत अच्छे कपल है, इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल परफेक्ट हो जाना चाहिए, जैसे जैसे लोग बोल रहे हैं ना, वैसे मेरे हस्बैंड को हो जाना चाहिए। बस लोगों की मुझे बहुत ज्यादा चिंता थी। बट इस प्रोग्राम ने मुझे नया नजरिया दिया कि जो कोई भी कुछ बोल रहा है ना, उसको बोलने दो, तुम पेशेंस रखो, तुम स्लोली अपना काम करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि वो ईश्वर ने यहाँ तक लाया है ना, वो आगे भी सब कुछ संभाल लेगा। यहाँ तक भी तो वही लेके आया ना, अपने आप तो नहीं आई मैं, ना मेरे हस्बैंड अपने आप आए। और आज अगर है तो वो भी ईश्वर की ही कृपा है। मैं अपने आप को नहीं कह सकती कि मैं कुछ कर रही हूँ, अभी मैं जो शेयर कर रही हूँ वो ईश्वर के शब्द है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या शेयर कर रही हूँ, ऑनेस्टली बोल रही हूँ। हो सकता है मैंने ये पूरा चैप्टर भी पढ़ लिया था, सब कुछ कर लिया था, पर मुझे नहीं पता मैं अभी क्या बोले जा रही हूँ, और बाद में मुझे शायद याद भी नहीं रहेगा। क्योंकि मैं प्रेयर ही करके बैठी थी कि आप ही को, जो भी नए मेंबर इस मीटिंग में जुड़ी है, जो भी मेंबर जुड़ी है, एक शब्द से भी अगर मेरे शब्द से, मेरे एक्सपीरियंस से किसी को फायदा मिलता है ना, तो वो मेरे लिए प्रोग्राम में आने का मतलब मेरी जीत हो जाती है वहां पर। अब फिर मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जो मेरे को लगा, जो मैंने इस प्रोग्राम में आने के पहले में थी और आज में भी इस प्रोग्राम की हेल्प से। और कितनी जरूरी है ये दोनों फेलोशिप एक एल्कोहलिक फैमिली के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब इनके बिना तो अब जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते हम लोग, कल्पना ही नहीं कर सकते। अभी शादी के दौरान मेरे हस्बैंड मैसेज डाल रहे थे ग्रुप में, जो कि उन्होंने डालते हैं वो मीटिंग, मतलब जो कुछ भी अपनी सर्विस करते हैं, तो मेरा बेटा कहने लगा कि पापा आज के लिए किसी और से बोल दूं। तो मैंने उसको तुरंत बोला कि ये मत बोलो, तुम चुप रहो, वो जो कर रहे हैं उनको करने दो, क्योंकि यही मीटिंग है जिन्होंने जान बचा के रखी है आज। तो इस बारे में कुछ मत बोलो, प्रायोरिटी हमेशा मीटिंग रहनी ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी भी रहनी चाहिए, और उनकी जो सर्विस ली है उसको, क्योंकि आज मेरी प्रायोरिटी अगर चेंज होती है तो इस मीटिंग ने मेरी जान बचाई है ना, इस मीटिंग ने मेरा घर बचाया है ना, तो मैं कैसे भूल जाऊं, कैसे अनग्रेटफुल हो जाऊं इन मीटिंग के लिए। क्योंकि जब शराबीपन था तब भी तो मेरी प्रायोरिटी कहाँ थी, मेरी प्रायोरिटी कहाँ थी, सिर्फ बॉटल ही प्रायोरिटी थी ना। आज मैं हो जाऊं कि आज मुझे ये दिख रहा है, आज मुझे पैसा दिख रहा है, आज मुझे मतलब सब कुछ दिखने लगता है जब वो मतलब घर में सोबराइटी आ जाती है। बट वो ईश्वर की कृपा है कि आज आज भी कहीं ना कहीं हम लोग इन मीटिंगों से जुड़े हैं। आज भी प्रायोरिटी कहीं ना कहीं मीटिंग है, कुछ भी हो वो ईश्वर ईश्वर ही करा रहा है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ ना वो कुछ कर रहे हैं, वो कराने वाला सिर्फ भगवान है, वही करा रहा है।
और आज एक बहुत अच्छा जीवन हम लोग जी पा रहे हैं इन मीटिंग्स की वजह से। एल एन ऑन प्रोग्राम में हूँ तो धीरे धीरे अपनी रिकवरी पर काम करवा रही हूँ, वो अपनी रिकवरी पर काम कर पा रहे हैं और साथ में एक बहुत सुखी और समाधानी जीवन बिता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं है, आज भी प्रॉब्लम आती हैं, बट वो प्रॉब्लम्स को हैंडल कैसे करना है ये प्रोग्राम मुझे बताता है, मेरे हस्बैंड को बताता है। पहले दिन छोटी छोटी चीजों पे हम लोग इरिटेट हो जाते थे, हम लोग के बीच झगड़े होने लगते थे। आज वो चीजें जो छोटे छोटे टूल्स दिए ना प्रोग्राम में, वन डे एट ए टाइम, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, कीप इट सिंपल, तो ये छोटे छोटे टूल्स जो प्रोग्राम ने दिए हैं वो कहीं ना कहीं मेरे लिए काम करते हैं, मेरी फैमिली के लिए काम करते हैं। आज अगर ये प्रोग्राम नहीं होता तो बहुत कुछ जीवन में, बहुत कुछ खत्म हो चुका होता लाइफ में, क्योंकि नुकसान बहुत हुए हैं और हर्ट बहुत हुई, रिजल्टमेंट बहुत पाले मैंने भी। मुझे भी बहुत गुस्सा था, मैं भी सोचती थी कि अभी ठीक हो जाए तो मैं इनसे गिन गिन के बदले लूंगी, बट वो सारा कुछ इस प्रोग्राम में आने के बाद और जब स्पॉन्सर लिया, स्टेप वर्क किए, सारा कचरा अपना साफ किया, तो धीरे धीरे सद्बुद्धि आई और ईश्वर को साथ में लेना है। ईश्वर सब कुछ करते हैं, मैं करने वाली कोई नहीं हूँ, वही करता है, वही कराता है। ये थॉट मन में आया क्योंकि पहले मैं ईश्वर बनती थी, मुझे लगता था मैं ही सब कुछ करने वाली हूँ, बट आज ऐसा नहीं है। आज ईश्वर का कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है। आज मुझे पता है कि जो कुछ कर रहा है वो कर रहा है। वो कहते हैं ना, हम सेकंड स्टेप में, जैसे कि हमसे महान एक शक्ति हमारा मानसिक संतुलन वापस लौटा सकती है, तो ईश्वर मेरे लिए काम करेगा। मेरा मानसिक संतुलन वापस लौटा रहा है और लौटाया है, तो उस पर मुझे ट्रस्ट रखना, करना है, सरेंडर करना है कि चीजें आज तक ईश्वर ने ही संभाली है, आगे भी वही संभालेगा। और फर्स्ट स्टेप हमेशा मुझे याद रखना है कि मैं पावरलेस हूँ हर व्यक्ति पर, शराब की बोतल पर, और मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं उन सब पर पावरलेस हूँ, उनकी सोच पर, उनकी थिंकिंग पर। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि मैं ये कर दूं, वो कर दूं, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत कर रहे हैं। अभी 2 दिन से मैं खुद ही महसूस कर रही थी कि उन मेरे हस्बैंड को, मतलब जैसे होटल पे काम वगैरह चल रहा है और फोन आते हैं तो मैं तुरंत बीच में बोलने लगती हूँ, किसका फोन है, मतलब वो मेरे पुराने पैटर्न लौट लौट के आ रहे थे, क्या कर रहे हो। तो कल रात से हम दोनों के बीच थोड़ी बहस हुई और मुझसे कहने लगे तुम खुद देखो कि तुम क्या कर रही हो। तो मैंने उनसे बोला, मैं तुम भी देखो कि तुम क्या कर रहे हो। तो पर मुझे बाद में, मतलब प्रोग्राम में हूँ तो समझ में आता है कि नहीं यार, गलत मैं ही कर रही हूँ, क्यों घुस रही हूँ इतना, उनको जो करना है मैं करने दूं ना। बट वही है कि मीटिंग से कुछ टाइम से दूर थी और तो बस वो जकड़ लिया मुझे मेरी बीमारी ने दोबारा से, नैगिंग करने की आदत, कंट्रोलिंग करने की आदत, मैं ही सही हूँ वाली आदत। तो बस यही है कि अच्छा जीवन जी रही हूँ और मेंबर से यही अनुरोध करूंगी, जो भी एल-एन-ओ मेंबर्स हैं, कि प्लीज मीटिंग में आते रहिए। ये मीटिंग्स है तो हमारी लाइफ बहुत पीसफुल हो सकती है। मुझे नहीं पता, मतलब मेरी लाइफ तो आज बहुत सीरीन है, बहुत सेरेनिटी के साथ में जी रही हूँ और हम समझ पाते हैं चीजों में फर्क करना कि क्या हमको करना है, क्या नहीं करना है। नहीं तो बोतल के आसपास ही जिंदगी घूमती रहती है, उसी मतलब एक ही व्यक्ति के आसपास हमारा जीवन घूमता रहता है, अपने ऊपर फोकस करना हम भूल जाते हैं। बट ये प्रोग्राम जो है ना, वो मुझे खुद पर फोकस करना सिखाता है, खुद से प्यार करना सिखाता है, खुद की इम्पोर्टेंस सिखाता है कि मैं भी कुछ हूँ, है ना। तो बस आते रहना है मुझे, दूर नहीं होना है। और मैं इसी के साथ अपनी शेयरिंग समाप्त करूंगी। और इस चैप्टर में मुझे बस इतना ही समझ में आया था, कोई लेक्चर मुझे देना नहीं था, बस मेरे ये एक्सपीरियंस है, मेरे निजी अनुभव है कि किस तरीके से मैं इस बीमारी से पहले जकड़ी हुई थी, मेरी फैमिली जकड़ी हुई थी और धीरे धीरे किस तरीके से हम लोग रिकवर हो पा रहे हैं। और प्रोग्राम वही कि प्रैक्टिस करने का है प्रोग्राम, एक एक दिन प्रैक्टिस करना पड़ता है कि कहाँ पर क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक अवेयरनेस के साथ, एक कॉन्शियसनेस के साथ जीना पड़ता है, क्योंकि अवेयरनेस आ जाती है पर जब एक्शन की बारी आती है तो बहुत कठिन होता है, क्योंकि हमेशा बोलते रहने की आदत रहती है, हमेशा गुस्सा करने की आदत रहती है और उसी में कोई कह दे कि तुमको नहीं बोलना है, तुमको गुस्सा नहीं करना है, तुमको पास्ट की चीजें याद नहीं दिलानी है, जो कुछ हो गया वो हो गया, उस पर मिट्टी डालो। और एल-एन-ओ मेंबर को इतना आसान नहीं होता हर चीज पे मिट्टी डालना, और वो मिट्टी डालना एल-एन-ओ प्रोग्राम सिखाता है कि किस तरीके से धीरे धीरे तुम रिकवर हो सकती हो, किस तरीके से तुम अपने जीवन को खुशहाल बना सकती हो। और जब दोनों फेलोशिप मिल जाती है
तो जीवन इतना प्यारा हो जाता है, मतलब कल्पना से परे जीवन हो जाता है, बहुत खुशहाल जिंदगी हो जाती है। और ये मैंने रिसेंट देखा है। अभी इनके भाई मतलब ताऊ जी के बेटे हैं, उन्होंने उस शादी में इतनी ड्रिंक की, इतना तमाशा मतलब हुआ। बाद में उनका बेटा भी मुझे उस चीज से प्रभावित दिखा। वो अपने पापा पर बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रहा था। और उनकी वाइफ भी मुझे मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे पूरी मेरी फिल्म चल रही है। ऐसे ही डर मेरे मन में रहते थे, हर रंग में भंग डलता था, कहीं भी कुछ होता था तो नाटक पहले शुरू हो जाते थे। बट मैंने ईश्वर का ग्रेटिट्यूड भी किया, थैंकफुल भी हुई मैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मुझे उनको एक बार तो बोलना चाहिए, पर कैसे बोलूं, मैं उनको कैसे बताऊं, वो चीज मुझे मेरे दिमाग में अभी तक नहीं आई है। क्योंकि फैमिली में बताना शायद सबसे ज्यादा कठिन होता है कि मैं उनको बोलूं जाके कि भाभी आप ये अटेंड करो। बट मैं कोशिश करूंगी कि उनको ये मैसेज दूं, उनके बेटे को भी मैसेज दूं। क्योंकि बहुत ज्यादा वो भी मुझे प्रभावित लगे। और बहुत मतलब बाद भैया ने बहुत ज्यादा मतलब नाटक किए, जो कि अल्कोहलिक करता है तमाशे। बट इन्होंने फिर उनको गाड़ी में बिठा के घर भेज दिया कि उनको घर ले जाओ शांति से, वो घर जाना चाहते हैं तो उनको ले जाओ। तो बस यही है मेरा एक्सपीरियंस। और आज मैं एक बहुत अच्छी जिंदगी जी रही हूँ ईश्वर की कृपा से, और इन दोनों फेलोशिप की वजह से। तो मैं अपनी शेयरिंग यहीं समाप्त करूंगी। थैंक यू सो मच। जो आपको अच्छा लगे वो ले लीजिए, बाकी यही छोड़ दीजिए। और कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।